गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अगर हम वापस इसको रिज्यूम करते हैं, कल हमने ये पढ़ा था कि गफूर जो है उसने अपने झोपड़ी में से कुछ चारा जो है वो निकाल करके महेश को खिलाया, और फिर अमीना इस बात पे नाराज़ हो रही थी कि क्यों झोपड़ी में से चारा निकाला, क्योंकि पहले से वो झोपड़ी बड़ी ख़राब अवस्था में थी। अब आगे चलते हैं तो अब अमीना कह रही, बट यू नो, आप जानते हो फादर, द वॉल विल क्रम्बल, की दीवार जो है वो गिर जाएगी। गफूर वॉज साइलेंट। अब गफूर जो था वो खामोश था। ही हैड नथिंग लेफ्ट बट ही दिस हट, अब उसके पास इस झोंपड़े के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। हु न्यू बेटर देन ही दैट अनलेस ही वॉज केयरफुल इट वुड नॉट लास्ट अनदर रेनी सीजन, कि अगर इसने ध्यान नहीं दिया, अगर उसने लापरवाही की, इट वुड नॉट लास्ट अनदर रेनी सीजन, कि अब वो अगली बारिश तक नहीं चलेगा। एंड येट वॉट गुड वॉज इट रियली, और पहले से ही और उसमें चारा निकाल के वो क्या अच्छा कर रहा था। अब वापस वो कह रही है, वॉश योर हैंड्स एंड कम एंड ईट, आके फिर हाथ धो और खाना खा लो। आई हैव सर्व्ड यू फूड सेड द लिटिल गर्ल, उसने कहा हाथ धो करके आप खाना खा लो। गिव मी द राइस वाटर लेट मी फीड हिम, मुझे चावल का पानी दे दो, मैं उसको खाना खिलाता हूँ। देर इज़ नन फादर इट हैज़ ड्राइड अप इन द पॉट, तो उसने कहा चावल का पानी नहीं है, क्योंकि चावल में पानी ज़्यादा हो तो ही होता है ना, पानी था ही नहीं, तो चावल में वो उस बर्तन में पॉट में सूख गया है। नियरली वीक पास्ट, लगभग एक सप्ताह गुजर गया। गफूर वॉज सिटिंग इन द यार्ड, अपने आंगन में बैठा हुआ था। सिक ऑफ बॉडी, अपने शरीर से बीमार था। एंड एंशियस, और वो बेचैन था। महेश हैड नॉट रिटर्न सिंस द डे बिफोर, एक दिन पहले से महेश वापस लौट के नहीं आया था। ही हिमसेल्फ वॉज हेल्पलेस, वो खुद असहाय था, बीमार था, उस वजह से कोई जा नहीं पाता था। अमीना हैड बीन लुकिंग फॉर द बुल एवरीवेयर, अमीना सब तरफ उस बैल की तलाश कर रही थी। फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग, सुबह से ही। द इवनिंग शेडोज वेर ऑलरेडी फॉलिंग व्हेन शी केम होम, शाम की जो परछाइयाँ हैं, यानी कि अंधेरा हल्का हल्का होना शुरू हो गया था जब वो घर पे आई लौट कर। हैव यू हर्ड फादर, तो उसने आके पिताजी को बोला कि आपने सुना, मानिक घोष हैज सेंट महेश टू पुलिस पेन, कि मानिक घोष ने महेश को पुलिस पेन, पेन का मतलब पशुओं का बाड़ा, कि जहाँ पुलिस पकड़ के जानवरों को रखती है वहाँ पर ले गए हैं, इससे शेड। नॉनसेंस, उसने कहा ये बकवास है। यस इट्स ट्रू, उसने कहा नहीं ये सच है। हिज सर्वेंट सेड टू मी, उसके नौकर ने मुझे बताया। टेल योर फादर टू लुक फॉर द बैल पुल एट दरियापुर, उसने कहा दरियापुर जाकर के तेरे पिताजी को बोलना कि उस बैल की तलाश करे। वॉट ही डिड डू, तो पिताजी ने पूछा, गफूर ने पूछा उसने क्या किया, तो लबीना ने कहा ही एंटर्ड देयर गार्डन फादर, कि वो उस बगीचे में घुस गया। एट द एंड ऑफ 3 days दे से पुलिस विल सेल हिम एट कैटल मार्केट, तो उसने कहा कि 3 दिन बाद में उसको जो है वो कैटल मार्केट में या पुलिस बेच देगी। अमीना डिड नॉट नो व्हाट कैटल मार्केट मेंट, अमीना को ये पता नहीं था कि पशुओं का बाजार का मतलब क्या है। शी हैड ऑफन नोटिस्ड हर फादर ग्रो, उसने अक्सर इस बात को गौर किया था, उसने देखा था कि उसके पिताजी ग्रो रेस्टलेस, बेचैन हो जाते थे, वेन एवर इट वॉज मैंशनड इन विथ महेश। बट टुडे ही वेंट आउट विदाउट सेइंग अनदर वर्ड, लेकिन आज वो बिना कुछ बोले चुपचाप चला गया। अंडर द कवर ऑफ नाइट, रात के अंधेरे में, गफूर सीक्रेटली केम अराउंड टू बंशीज शॉप, बंशी वो व्यक्ति है जो हमेशा गफूर को उधार पैसे देता है, तो वो बंशी की दुकान पे आ गया। अंकल यू विल हैव टू लैंड मी अ रुपी, तुम्हें मुझे 1 रुपया देना होगा उधार। ही सेड ही पुटिंग डाउन अ ब्रास, ये ग्रास नहीं है ब्रास है, बी कर देना, एक तांबे की प्लेट रखते हुए अंडर द सीट उसने एक प्लेट रख दी। बंशी वॉज वेल एक्विंटेड, एक्विंटेड का मतलब होता है परिचित, विद दिस ऑब्जेक्ट, इस वस्तु से वो पहले से बहुत परिचित था, क्योंकि कई बार महेश गफूर जो है वो इसको गिरवी रख चुका था। इन द लास्ट 2 years, और पिछले 2 वर्षों में, ही हैड लैंड अ रूपी एटलीस्ट 5 times ऑन दिस सिक्योरिटी, इसकी ही जमानत पर लगभग 5 बार वो पैसे दे चुका था। ही मेड नो ऑब्जेक्शन टुडे आइदर, और आज भी उसने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, और उसने को 1 रुपया दे दिया। गफूर उस 1 रुपये को लेकर के पुलिस में जमा कराया और महेश को वापस छुड़ा करके ले आया। द नेक्स्ट मॉर्निंग महेश वॉज सीन एट हिज यूजुअल प्लेस अगेन, और अगले दिन वो वापस अपनी रोज़ की स्वाभाविक जगह पर खड़ा हुआ पाया गया। और जब वो महेश वहाँ खड़ा था तब क्या हो रहा है, एन एल्डरली मैन वॉज एग्जामिनिंग हिम विथ शार्प आइज, एक बुजुर्ग व्यक्ति बड़े गौर से
महेश का जो है वो निरीक्षण कर रहे थे। नॉट फार अवे, और ज़्यादा वहाँ से दूर नहीं। ऑन वन साइड, एक तरफ गफूर सेट ऑन ग्राउंड, एक तरफ ज़मीन पे गफूर बैठा हुआ था। ऑल हॉन्च्ड अप, अपने आप को घुटनों के बल सिकुड़ करके बैठा हुआ था। द एग्जामिनेशन वॉज ओवर, और उसकी जो जांच थी, परख थी, वो जो जिस गंभीरता से उसको देख रहा था वो ख़त्म हो गया। द ओल्ड मैन अनटाइड अ 10 रुपी नोट फ्रॉम अ कॉर्नर ऑफ ए शॉल, अपने शॉल के या यूँ कह सके जो उन्हें ओढ़ रखा था उसके किनारे से एक 10 रुपये का नोट गांठ खोल के निकाला। एंड स्मूथिंग इट अगेन एंड अगेन, उसको बार बार सीधा कर रहा था ताकि उसके सल जो है वो मिट जाए। हियर टेक दिस, ये ले लो। आई शेंट टेक एनीथिंग ऑफ, आई एम पेइंग द फुल प्राइस। उसने कहा मैं कोई भी पैसा कम नहीं करवा रहा हूँ, मैं पूरे पैसे इसके दे रहा हूँ। स्ट्रेच हिज हैंड, अपना हाथ लंबा किया। गफूर टुक द मनी, और गफूर ने पैसे ले लिए। बट रिमेन साइलेंट, लेकिन कुछ भी नहीं बोला। एज द टू मैन हु केम विद द ओल्ड मैन वेर अबाउट टू टेक द रोप अराउंड द एनिमल्स नेक, और जो दो लोग आए थे उसके साथ में उस बूढ़े व्यक्ति के, जैसे ही उस जानवर के गले से वो रस्सी लेने वाले थे, ही सडनली स्टूड बोल्ड अपराइट, और एकदम से वो उनके सामने खड़ा हो गया। गफूर खड़ा हो गया, और गफूर क्या बोला? डोंट टच दैट रोप, उस रस्सी को छूना मत। आई टेल यू, बी केयरफुल, ध्यान रखना। आई वॉर्न यू, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ। ही क्राइड आउट हॉर्सली, और उसने निष्ठुरता से ये कहा। दे वर टेकन अबेक, वे स्तब्ध हो गए। वाई, क्या हो गया? आज द ओल्ड मैन इन सरप्राइज, उस बूढ़े व्यक्ति ने आश्चर्य से पूछा, अब क्या हो गया? देर इज़ नो वाई टू इट, कोई क्यों नहीं है। मतलब कहने का मतलब कोई, मैं किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। ही इज़ माई प्रॉपर्टी, ये मेरी संपत्ति है। आई शैल नॉट सेल हिम, और मैं इसे नहीं बेचूंगा। इट्स माई प्लेजर, ये मेरी खुशी है। ही आंसर्ड इन द सेम टोन, और उसी लहजे में उसने ये बात कही। एंड थ्रू द नोट अवे, और उसने वो पैसा फेंक दिया। बट यू एक्सेप्टेड द डिपॉजिट यस्टरडे, लेकिन कल तो तुमने डिपॉजिट जमा किए थे पैसे। ऑल द थ्री सेड द कोरस, कोरस का मतलब होता है एक स्वर में, तीनों ने एक ही स्वर में बोला कि तो कल तो तुमने ये पैसे लिए थे। टेक दिस बैक, ही आंसर्ड, उसने कहा, तो गफूर ने जवाब दिया, ये वापस ले लो जो कल दिए थे। फ्लिंगिंग, फ्लिंगिंग का मतलब था उछालना। ये वर्ड फ्लिंगिंग टाइगर किंग में आया था। द फ्लिंगिंग द 2 रुपी अक्रॉस टू दैम, और 2 रुपये उसने उनकी तरफ उछाल दिए। यानी टोटल 12 रुपये में महेश का सौदा हुआ था। 2 रुपये उसने एडवांस लिया था, और 10 रुपये वो पे कर रहा था। इस तरीके से उसने महेश को जो है वो नहीं बेचा। जो उसका मन बन गया था महेश को बेचने का, तो उसने महेश को नहीं बेचा, और उसने वापस उसके 2 रुपये लौटा दिए। इतना लेसन आप वापस पढ़ना। कल हम गफूर अब आगे क्या करेगा उसके बारे में पढ़ेंगे। टिल देन, गुड बाय। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था गॉस थ्योरम को। किसको पढ़ा था हमने? गॉस थ्योरम के बारे में पढ़ा था। गॉस थ्योरम क्या होता है, उसके रिलेटेड सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। हमने गॉसियन सरफेस के बारे में, यानी हिंदी में बोले तो गाउसीय पृष्ठ के बारे में भी हमने पढ़ा था। ठीक है, कि गॉसियन सरफेस क्या होनी चाहिए, उसके अंदर क्या सिमेट्री होनी चाहिए। ठीक है, थीटा हर पॉइंट पर कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पर कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। ठीक है, तो हम गॉस थ्योरम को एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं कि गॉस थ्योरम क्या है। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, टोटल फ्लक्स लिंक या पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। कौन से सरफेस? कि जैसे कि ये कोई एक स्फेयर है, ये कोई एक स्फेयर है। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा बना होगा, थोड़ा इमेजिंग कर लेना। ये क्या है? एक तरह का स्फेयर है। ये एक स्फेयर है। इस स्फेयर के यहाँ पर हमने क्यू चार्ज रखा है।
कितना चार्ज रखा है, Q चार्ज रखा है। तो इसको हम मैथमेटिक्स के हिसाब से या फ्लक्स वाला जो कंसेप्ट हमने पढ़ा है वो कैसे निकालते थे कि जो अगर ये प्लस Q चार्ज है तो प्लस Q चार्ज से जो फील्ड लाइन से वो कैसी निकलती है, रेडियली आउटवर्ड, ये रेडियली आउटवर्ड फील्ड निकल रही है। तो हम देखते हैं कि ये जो स्मॉल सरफेस है, ये वाली जो स्मॉल सरफेस है, ये स्मॉल सरफेस है, ये स्मॉल है, ये स्मॉल सरफेस है, इनके साथ जो फ्लक्स लिंक होता है स्मॉल सरफेस के साथ ds सरफेस है, तो ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। अब इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा वो कैसा होगा, सरफेस से नॉर्मल, और जो हम जानते हैं कि अगर ये एक तरह का स्फेयर है, जैसे एक तरह का सर्कल है, तो उसका जो नॉर्मल है वो कहाँ से पास होता है, सर्कल से पास होता है, यानी ये क्या होगा, इसका एरिया वेक्टर। ठीक है, तो ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और ये इसका एरिया वेक्टर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0। तो जो इस स्मॉल सरफेस के साथ जो फ्लक्स लिंक होता है वो कितना होता है, डी फाई, और डी फाई इज इक्वल टू क्या होता है, ईडीएस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ईडीएस कोस थीटा, ईडीएस कोस थीटा। तो इसके कारण यहाँ पर जो स्मॉल सरफेस है, ये स्मॉल सरफेस, ये स्मॉल सरफेस, सारी स्मॉल ds के कारण जो फ्लक्स होगा उसको क्या करेंगे, हर सरफेस के लिए अलग अलग निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। जोड़ने का मतलब इंट्रीग्रेट। तो अगर इसका इंट्रीग्रेशन कर देंगे, अगर ये क्लोज्ड सरफेस है तो इंट्रीग्रेशन कैसा होगा, क्लोज इंट्रीग्रेशन होगा, और क्लोज इंट्रीग्रेशन क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ईडीएस कोस थीटा, कोस थीटा। तो इस टाइप से हम टोटल फ्लक्स इसका निकालते थे। पर गोस ने क्या बोला कि इतनी सारी मैथमेटिक्स लगाने की, इंटीग्रेशन करने की, हर सरफेस को ds में तोड़ने की, और उस ds के कारण कितना फ्लक्स होगा, उस ds पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी लिंक होगी या कितनी पास होगी, वो निकालने से सबसे बढ़िया तरीका उन्होंने क्या दिया, तो उन्होंने हमें बताया कि अगर ये क्लोज्ड सरफेस है और चार्ज इसके अंदर इंक्लोज्ड करके रखा है हमने, ठीक है, तो इसके साथ जो टोटल फ्लक्स लिंक होगा वो कितना हो जाएगा, तो Q ओपन एप्सिलॉन नॉट, कितना हो जाएगा, Q ओपन एप्सिलॉन नॉट। यही क्या है, गोस थ्योरम है, जिसको डिटेल्स हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है गोस लॉ का प्रूफ पढ़ना है कि गोस लॉ का प्रूफ क्या है, कि गोस लॉ को प्रूफ करना है कि वाकई में फाई इज इक्वल टू Q ओपन एप्सिलॉन नॉट होता है या नहीं, कि गोस ने ऐसे ही तुक्का मार दिया। तो इसको हम प्रूव करेंगे किसकी हेल्प दे, तो विद द हेल्प ऑफ कूलॉम्स लॉ। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है अभी, वो टॉपिक क्या है, इसको हम रफ कर रहे हैं क्योंकि हमने पढ़ लिया एक बार मैंने। प्रूफ ऑफ गॉस लॉ यूजिंग कूलॉम्स लॉ, यूजिंग कूलॉम्स लॉ, यानी कूलॉम्स लॉ की हेल्प से हम किसको प्रूव करेंगे, गॉस लॉ को या गॉस थ्योरम को हम प्रूव करेंगे। कैसे प्रूव करेंगे, तो हमने क्या कंसीडर किया कि हमने कंसीडर किया कि एक पॉइंट चार्ज है, सपोज यहाँ पर कोई पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू पॉइंट चार्ज है। अब इस पॉइंट क्यू ये जो प्लस चार्ज है, हमारे पास पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, इसको हमने एक क्लोज्ड, क्योंकि गॉस थ्योरम किसके लिए एप्लीकेबल है, ओनली फॉर गॉस क्लोज सरफेस के लिए एप्लीकेबल है। तो हमने इस प्लस क्यू को हमने क्या किया, एक क्लोज्ड सरफेस के अंदर बंद कर दिया, और वो जो क्लोज्ड सरफेस हमने कंसीडर की, इमेजिन की, वो जो क्लोज सरफेस जो हमने कंसीडर की, हमने इमेजिन की, उस क्लोज सरफेस को हम बोलेंगे गॉसियन सरफेस। क्या बोलेंगे, गॉसियन सरफेस। ठीक है, और वो जो सरफेस हमने कंसीडर की वो क्या है, एक तरह का स्फेयर है। क्या है, एक तरह का स्फेयर है। ये स्फेयर हमने कंसीडर किया। ठीक है, कंसीडर गॉसियन सरफेस, इमेजिनरी सरफेस सरफेस, और उस सरफेस को हम क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस। क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस इन द शेप ऑफ स्फेयर। ठीक है, तो एक स्फेयर की शेप में हमने क्या कंसीडर की, एक गॉसियन सरफेस हमने कंसीडर की, जिसका रेडियस कितना है, तो जिसका रेडियस कितना है, तो ये जो अगर इसका सेंटर है, इस सेंटर का यहाँ से ये जो डिस्टेंस है, ये क्या है, हमारा रेडियस है स्फेयर, तो इसका रेडियस कितना है, तो इसका रेडियस है r। कितना है, r। और इसका जो स्फेयर है, उस स्फेयर का जो सरफेस एरिया है, वो सरफेस एरिया कितना होता है, स्फेयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर।
कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अगर उसका रेडियस आर है तो उसका जो सरफेस एरिया होगा, सरफेस एरिया वो कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसके सेंटर पर एक चार्ज रख दिया, प्लस क्यू चार्ज रख दिया। ठीक है, अब प्लस क्यू चार्ज रखा तो हम जानते हैं कि ये प्लस क्यू के कारण यहाँ पर सेंटर पर प्लस क्यू रखा है, इससे फील्ड लाइंस कुछ इस टाइप से फील्ड लाइंस निकलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है। अब इस पॉइंट पर, ये कोई पॉइंट है जो कि कहाँ पर प्रेजेंट है, पी पॉइंट है जो कि प्रेजेंट है सरफेस पर। कहाँ पर सरफेस प्रेजेंट है, सरफेस पर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर इस प्लस क्यू जो कि सेंटर में रखा हुआ है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। ठीक है, तो हम जानते हैं जिसको हम पढ़ के आए हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितनी होती है, ई, और ई कितने ये पॉइंट है जो कितने डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर है सेंटर से। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपन r स्क्वायर। चार्ज कितना q है तो डिस्टेंस कितना r है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है, कितनी हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपन r स्क्वायर। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है। अब हमको निकालना है कि यहाँ पर इस सरफेस पर, इस क्लोज्ड सरफेस के साथ लिंक होने वाला टोटल फ्लक्स, कितना फ्लक्स इसके साथ लिंक हो रहा है। तो हम कैलकुलस की हेल्प से निकालेंगे कि इस सरफेस के साथ टोटल फ्लक्स कितना लिंक हो रहा है। तो कैलकुलस की हेल्प से हमने देखा कि इस सरफेस का ये जो पूरा जो सरफेस के साथ, क्लोज्ड सरफेस के साथ या स्फीयर के साथ जो फ्लक्स लिंक हो रहा है वो कितना हो रहा है, फाई हो रहा है। तो ये जो स्मॉल सरफेस है, इस स्मॉल सरफेस पर जो फ्लक्स लिंक होगा वो कितना होगा, अगर पूरा 4 पाई है तो ये जो स्मॉल, जो पूरी सरफेस कितनी है एस है, और ये जो स्मॉल हमने सरफेस काटी, कितनी काटी हमने डी एस, क्योंकि ये सबसे छोटी सरफेस कितनी होगी, कैलकुलेशन में हम देखते हैं कि सबसे छोटी जो सरफेस होगी वो कितनी होगी डी एस। तो डी एस के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, डी एस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपन r स्क्वायर। तो यहाँ पर फ्लक्स कितना लिंक हुआ वो हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कौन सा है, तो ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, बाहर की तरफ ये फील्ड लाइंस जा रही है, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड पर। अब ये जो सरफेस है, इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर है वो कैसा होता है, सरफेस से नॉर्मल। तो नॉर्मल यहाँ पर अगर स्फीयर में हम ड्रॉ करेंगे तो वो कैसा होगा, कहाँ से पास होता हुआ होगा, सेंटर से पास होता हुआ। तो ये हो गया इसका एरिया वेक्टर, ये हो गया इसका एरिया वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है, 0। कितनी है, 0। तो cos 0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस स्मॉल सरफेस के साथ, ठीक है, फ्लक्स लिंक विथ स्मॉल सरफेस ds इज कितना हो जाएगा, ds के साथ जो फ्लक्स लिंक होगा ds कितना हो जाएगा, d फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, eds cos थीटा। कितना हो जाएगा, eds cos थीटा। तो फ्लक्स लिंक विथ स्मॉल सरफेस, ठीक है। तो इस स्मॉल सरफेस के साथ जो फ्लक्स लिंक होगा वो भी कैसा होगा, स्मॉल फ्लक्स। तो स्मॉल फ्लक्स लिंक विथ स्मॉल सरफेस ds इज d फाई, और d फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, eds cos थीटा। अब इस ds के कारण कितना, इस ds पर कितना फ्लक्स लिंक होगा, इस स्मॉल d फाई। अब यहाँ पर ds एक काटा हमने, इस पर कितना फ्लक्स लिंक होगा, इस पर कितना फ्लक्स लिंक होगा। अब ये जो सरफेस है वो सरफेस कैसी सरफेस है, एक इमेजिनरी सरफेस है, या जिसको हम कह सकते हैं गॉसियन सरफेस है। और गॉसियन सरफेस की सिमेट्री क्या होती है कि हर पॉइंट पर, सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, सेम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, सेम होगी। दूसरा क्या सिमेट्री है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर, इन दोनों के बीच का जो एंगल है, जो एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर कैसा होगा, सेम।
ठीक है, या तो 0 होगा या 90 होगा या 180, जो भी एंगल होगा हर पॉइंट पर एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, यहाँ पर देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हो गया और यहाँ पर सरफेस के नॉर्मल हमने क्या ड्रॉ किया, एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दोनों कैसे एक दूसरे के अलोंग या नॉर्मल है, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पर एंगल कितना 0, यहाँ पर भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और ये बन गया इसका एरिया वेक्टर है, तो यहाँ पर भी एंगल कितना होगा, तो ये है एरिया वेक्टर और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल कितना है, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0। तो यानी सरफेस की सिमेट्री क्या है कि हर पॉइंट पर एंगल कैसा है, सेम है, और हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, सेम है। तो हम क्या करेंगे, इस डीएस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला, इस डीएस के कारण सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, यानी डीएस का हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर थीटा और ई दोनों हर पॉइंट पर कैसे है, सेम है। तो सबको अलग अलग हर डीएस के लिए निकालने की हमको जरूरत नहीं है, एक डीएस हमने निकाला और फिर उस डीएस का क्या कर देंगे, हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, पूरी सरफेस के साथ जो टोटल फ्लक्स पास होगा या टोटल फ्लक्स लिंक होगा वो हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डी फाई का इंटीग्रेट करेंगे। अब हम जानते हैं कि ई की वैल्यू, ई कितना है, तो ई की वैल्यू हमने निकाली हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओपन आर स्क्वायर। तो डी फाई इज इक्वल टू कितना हो गया, डी फाई इज इक्वल टू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओपन आर स्क्वायर, और ये डी एस एज इट इज, और कॉस थीटा। अब थीटा की वैल्यू कितनी है, तो थीटा इज इक्वल टू कितना है, 0। थीटा इज इक्वल टू कितना है, 0। तो cos 0 इज इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा। तो cos 0 इज इक्वल टू कितना होगा, 1। तो अब हमको यहाँ पर cos की वैल्यू रख देंगे 0 डिग्री, तो cos कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से जो बचेगा वो कितना बचेगा, तो डी फाई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओपन आर स्क्वायर, क्यू ओपन आर स्क्वायर, और ds क्या बचा, ds, क्योंकि हमने यहाँ पर थीटा की वैल्यू पुट की, तो cos 0 कितना हो गया, 1, और cos 0 1 हो गया। तो यहाँ से बचा क्या, तो यहाँ से बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओपन आर स्क्वायर ds, ठीक है, इतना बचा। अब पूरी सरफेस का निकालना है, तो हम जानते हैं कि हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और जो थीटा दोनों कैसे सेम है, तो हम क्या करेंगे, डी फाई का इंटीग्रेट कर देंगे, और डी फाई का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि सरफेस कैसी है, क्लोज्ड सरफेस है, तो जो इंटीग्रेशन होगा वो कैसा होगा, तो जो इंटीग्रेशन होगा वो क्लोज इंटीग्रेशन होगा। तो क्लोज इंटीग्रल डी फाई, और डी फाई की वैल्यू कितनी है, तो क्लोज इंटीग्रल यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओपन आर स्क्वायर और ds, क्यू ओपन आर स्क्वायर ds। अब इंटीग्रेशन का रूल्स है कि जो कांस्टेंट क्वांटिटीज होती है जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती वो हमेशा इंटीग्रेशन के बाहर आ जाती है। तो टोटल फ्लक्स जो इसके साथ लिंक होगा वो कितना हो जाएगा, तो जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएंगे, उनका इंटीग्रेशन नहीं होगा। तो कांस्टेंट कौन कौन है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओपन आर स्क्वायर, ये कैसा है, कांस्टेंट है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, सेम है। तो ये पूरा कांस्टेंट है, बाहर आ गया, कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओपन आर स्क्वायर, कांस्टेंट है। अब इंटीग्रेशन किसका होगा, तो ओनली फॉर क्लोज इंटीग्रेशन होगा सरफेस का, ds का, क्या होगा, ds का। तो ds का इंटीग्रेशन हो करेंगे, तो ds क्या है, सरफेस है, ये स्मॉल सरफेस ds है, ये पास में फिर एक दूसरा ds लिया, एक और ds लिया, एक और ds लिया, सारे ds को जोड़ देंगे तो ये जो सरफेस एरिया बनेगा वो कितना बनेगा, तो हम जानते हैं वो कितना बनेगा 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो ds का इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि ये ds और ये ds जोड़ दो, फिर ds जितने भी ds है सबको जोड़ दो, तो सबको जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा हमको 4 पाई आर स्क्वायर। तो ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो फाई, अब इसको मैं नेक्स्ट यहाँ लिख रहा हूँ, तो फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओपन आर स्क्वायर, एज इट इज कांस्टेंट था। ds का इंटीग्रेशन कितना आ गया 4 पाई आर स्क्वायर, और 4 पाई से 4 पाई कैंसल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसल। तो फाई इज इक्वल टू क्या आ गया क्यू ओपन एप्सिलॉन नॉट, और यही हमारा क्या है गॉस थ्योरम है, यही क्या है गॉस थ्योरम है। तो हमने विद द हेल्प ऑफ कुलाम्स लॉ की हेल्प से गॉस लॉ को हमने प्रूव कर दिया कि वाकई में जो गॉस ने लॉ दिया है कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस के अंदर अगर
हमने Q चार्ज रखा है तो उसके साथ टोटल जो फ्लक्स पास होगा, उससे जो टोटल फ्लक्स पास होगा या टोटल फ्लक्स लिंक होगा वो कितना होगा, तो उसके अंदर जितना चार्ज रखा है उसका क्या करेंगे, Q ओपन एप्सिलॉन नॉट। अगर इस क्लोज सरफेस के अंदर सपोज हमने 3Q चार्ज रखा होता तो यहाँ पर फ्लक्स कितना आता, 3Q ओपन एप्सिलॉन नॉट। अगर इसके अंदर हमने 5Q रखा होता तो ये फ्लक्स कितना हो जाता, तो फ्लक्स जो होता वो होता 5Q ओपन एप्सिलॉन नॉट। तो जितना आप चार्ज इसके अंदर इंक्लोज्ड करोगे उसका कितना हो जाएगा, 1 ओपन एप्सिलॉन नॉट टाइम, तो 5Q चार्ज रखा है तो 5Q ओपन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमने गॉस थ्योरम को प्रूव कर दिया, किसकी हेल्प से, तो कूलॉम्स लॉ को यूज करके हमने किसको प्रूव कर दिया, गॉस थ्योरम को क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। और गॉस थ्योरम कितना है, 5 = Q ओपन एप्सिलॉन नॉट। तो ये चीज हमने देखी। अब हमको कुछ इंपॉर्टेंट गॉस थ्योरम के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को समझना है या कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को देखना है। तो वो कंसेप्ट क्या है, ये कोई एक क्लोज्ड सरफेस है, स्फीयर है, क्लोज्ड सरफेस स्फीयर, इसके अंदर हमने +Q चार्ज को रखा। कितना चार्ज रखा, +Q। तो +Q से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कैसी होती है, रेडियली आउटवर्ड। तो इसके साथ जो फ्लक्स लिंक होगा वो कितना हो जाएगा, 5 = +Q ओपन एप्सिलॉन नॉट। कितना हो जाएगा, 5 = +Q ओपन एप्सिलॉन नॉट। ये छोटी छोटी चीजें, इनको ध्यान रखना, 1 मार्क्स का क्वेश्चन इनके ऊपर बन सकता है। अगर सपोज इसके अंदर हमने +Q चार्ज नहीं लिख के -Q चार्ज रखा होता तो -Q चार्ज से जो फील्ड लाइंस बनती है वो कैसी बनती है, रेडियली इनवर्ड। कैसी बनती है, रेडियली इनवर्ड। तो यहाँ पर जो फ्लक्स अगर इसके क्लोज सरफेस के साथ लिंक होता वो कितना होता, -Q ओपन एप्सिलॉन नॉट। कितना होता, -Q ओपन एप्सिलॉन नॉट। अब हमने क्या किया, एक क्लोज्ड सरफेस ली, स्फीयर लिया। अब उस स्फीयर के अंदर हमने एक डायपोल को रख दिया, -Q +Q, और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस 12, ये और ये क्या हो गया, सेंटर। तो अब ये अगर क्लोज्ड सरफेस है, इस क्लोज सरफेस यानी स्फीयर है, इसके अंदर हमने डायपोल को रख दिया। तो अब इस क्लोज सरफेस के साथ जो फ्लक्स लिंक होगा वो कितना होगा। तो हमने जब गॉस थ्योरम फर्स्ट डे पढ़ा था तब हमने देखा था कि इनसाइड गॉसियन सरफेस या क्लोज्ड सरफेस के इनसाइड जितना भी चार्ज है वो सारा चार्ज क्या है, कंसिडरेबल है, यानी उसको हम कंसीडर करेंगे। आउटसाइड वाले चार्ज को हम कंसीडर नहीं करते। तो इनसाइड चार्ज कितना है, -Q +Q, यानी जितना फ्लक्स, अब देखो हमने कि +Q के कारण जो फ्लक्स पड़ा था वो कैसा था, रेडियली आउटवर्ड, और -Q के कारण जो फ्लक्स था वो कैसा था, रेडियली इनवर्ड। यानी बाहर जाने वाला फ्लक्स और अंदर आने वाला फ्लक्स दोनों कैसे होंगे, इक्वल, और दोनों चार्ज कैसे हैं, इक्वल है मैग्नीट्यूड में, और डायरेक्शन में कैसे है, नेचर में कैसे अपोजिट है। तो इसके साथ जो फ्लक्स लिंक होगा वो कैसा हो जाएगा, 0। क्या, 0, क्योंकि फ्लक्स इनसाइड और फ्लक्स आउटसाइड, यानी जो फ्लक्स अंदर की तरफ आ रहा है और जो फ्लक्स बाहर की तरफ जा रहा है दोनों कैसे इक्वल है और अपोजिट है। तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस क्लोज सरफेस के साथ जो टोटल फ्लक्स लिंक होगा वो कितना हो जाएगा, 0, अगर उसके अंदर हमने क्या रखा है, डायपोल रखा है। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट हमको क्या समझना है इसके अंदर, तो ये इसके अंदर हमने ये सारी चीजें देखी। अब हमने लास्ट क्लास में हालांकि देखा था कि अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने एक क्लोज सरफेस को रखा, जैसे कि हमने किसी क्यूब को रखा, क्या रखा, किसी क्यूब को रखा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म है, बात को ध्यान से कि कैसी है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, और ये जो क्लोज्ड सरफेस रखी है इसके इनसाइड चार्ज कितना है, तो चार्ज इनसाइड दी क्लोज्ड सरफेस, चार्ज इनसाइड दी क्लोज्ड सरफेस कितना है, 0। देखो कंडीशन क्या है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्लोज्ड सरफेस रखी है और उस क्लोज्ड सरफेस के इनसाइड चार्ज कितना है, 0 है। अगर कितना है, 0, तो इसके साथ, इस क्लोज्ड सरफेस के साथ जो टोटल फ्लक्स पास होगा या लिंक होगा वो कितना हो जाएगा, 0। कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो गॉस थ्योरम से हमने क्या देखा कि जो फ्लक्स किसी क्लोज्ड सरफेस से लिंक होता है वो ओनली फॉर चार्ज इनसाइड दी, अगर अंदर चार्ज नहीं है तो इसके साथ जो फ्लक्स लिंक होगा वो कितना हो जाएगा, 0। तो उसके लिए हमने एग्जांपल के तौर पे एक क्यूब लेके देखा था कि ये फील्ड लाइन सपोज ऐसे आ रही है और ये फील्ड लाइन यहाँ से जा रही है
और यहाँ से फिर लेंस निकल रही है, तो यहाँ पर एंगल कितना बना रही है 180, और cos 180 कितना होता है -1, ठीक है। अब इस वाली सरफेस के साथ तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और इसका एरिया वेक्टर ऐसे एंगल कितना बन गया 90, cos 90 कितना 0, यानी इस वाली सरफेस के साथ कितना फ्लक्स लिंक हुआ 0, इस वाली के साथ कितना हुआ -1, इस वाले के साथ कितना होगा +1, ऊपर वाली सरफेस के साथ 0, इस वाले के साथ 0 और इस वाले के साथ 0, तो इसके साथ -1 और इसके साथ +1, टोटल फ्लक्स कितना लिंक हुआ 0। तो यही कंसेप्ट है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने इसके अंदर देखी। इसके रिलेटेड कुछ और पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है या इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है 1 लाइन, वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यूस करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी को सुप्रभात। पिछली क्लास तक अपन ने मानव मस्तिष्क के बारे में पढ़ा था। लेसन नंबर 26, नर्वस सिस्टम ऑफ मैन, मानव का तंत्रिका तंत्र, ये लेसन चल रहा था अपन। इस लेसन के अंतर्गत अपन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। उसके अंतर्गत अपन ने मानव मस्तिष्क का प्रारंभ किया था और मानव मस्तिष्क के अंतर्गत अलग अलग भागों को अपन पढ़ रहे थे। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत अपन ने मस्तिष्क और मेरुरज्जु 2 पार्ट लिए हैं। मस्तिष्क के अंदर 3 भाग हैं, अग्र भाग, मध्य भाग और पश्च भाग। अग्र भाग का अपन अध्ययन कर रहे थे। अग्र भाग में भी अपन ने क्या देख लिया था, जो मस्तिष्क का अग्र भाग है उसके अंतर्गत प्रमस्तिष्क के बारे में अपन पढ़ लिया था और प्रमस्तिष्क के बारे में सारी चीज़ें लिख ली थी अपन ने कि ये मस्तिष्क का 80 से 85% भाग होता है, सबसे बड़ा भाग है, 2 गोलार्ध हैं इसके अंदर, है ना, दाएं गोलार्ध, बाएं गोलार्ध। बाएं भाग का नियंत्रण दायां भाग करता है, दाएं भाग का नियंत्रण बायां भाग करता है। इस तरह से अपन ने प्रमस्तिष्क के बारे में पढ़ लिया था और उसके कार्य भी देख लिए थे। कार्य में देख क्या बताया था आपको, सोचना, तर्क करना, बोलना, लिखना, इन पे नियंत्रण करता है, ऐच्छिक क्रियाओं पे नियंत्रण करता है। तो कई सारे कार्यों के बारे में भी अपन ने देख लिया था। उसी प्रमस्तिष्क या अग्र मस्तिष्क के अंतर्गत प्रमस्तिष्क हो गया था और अग्र मस्तिष्क के अंदर दूसरा पार्ट अपन स्टार्ट कर रहे थे, अग्र मस्तिष्क पश्च, ये वाला लिखना बाकी था। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज मस्तिष्क के बारे में। और मस्तिष्क के बारे में अपन ने जो पॉइंट्स लिखे थे उसमें अपन का पहला जो था प्रमस्तिष्क, वो प्रमस्तिष्क अपना कंप्लीट हो गया। दूसरा भाग बाकी रह गया था अग्र मस्तिष्क पश्च, अग्र मस्तिष्क पश्च, ये बाकी था। और इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, इसके अंदर पढ़ना है एक तो थैलेमस और दूसरा हाइपोथैलेमस। ये 2 भाग अपने को इसके अंदर पढ़ना है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। थैलेमस को चेतक भी कहते हैं, है ना, चेतना वाली अवस्था, है ना, एकदम सक्रिय अवस्था। और ये अचेतन वाली अवस्था है जिसमें आदमी पूरी तरह से चेतना अवस्था में नहीं रहता, वो वाली अवस्था हाइपोथैलेमस है। ये थैलेमस है ना, ये किसमें, अग्र मस्तिष्क पश्च के भाग है। मस्तिष्क का ड्रॉ किया था अपन ने डायग्राम, तो कैसे किया था, इस तरह से, है ना। फिर इस तरह से, फिर यहाँ से एक अंडाकार चीज़ निकाली थी, फिर यहाँ से यूँ, ठीक है ना, इस तरह से अपन ने फिर ये ऐसे ऐसे करके भाग किया था, ठीक है। तो ये आपका, ये क्या हो गया, थैलेमस वाला भाग। कौन सा, अंडाकार भाग, ये थैलेमस हो गया। फिर यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे पिंड होता है, फिर एक नीचे पिंड होता है, ये हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। फिर इसी के नीचे ये होती है ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, ठीक है। ये वाला भाग आपका पॉन्स, ये वाला आपका मध्यांश या मेडुला ऑब्लांगेटा, मेडुला ऑब्लांगेटा। डायग्राम को हमेशा के लिए रट लेना है ना, डायग्राम के नाम, लेबल डायग्राम, ये सारी चीज़ें आपको आ जानी चाहिए एक बार प्रैक्टिस करते हैं ना, क्योंकि ये मेडुला ऑब्लांगेटा का जो अंतिम भाग है ये आपके जाके किससे जुड़ेगा, मेरुरज्जु से। यही मेरुरज्जु प्रारंभ होगा और पूरी कशेरुका के अंदर आपकी बैकबोन में, रीढ़ की हड्डी में पूरा ये फैला रहेगा। कौन, मेरुरज्जु, है ना, स्पाइनल कॉर्ड जिसे बोला जाता है, क्या, स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं ना। ये आपका क्या है, अनुमस्तिष्क। फिर इसमें ऐसे
खांचे बना दो अलग अलग, ठीक है, तो मस्तिष्क बन जाएगा इस तरह से ना। ये वाला आपका कौन सा पिंड है? थैलेमस का पिंड है ना। और इसी के नीचे छोटा सा आपका हाइपोथैलेमस और उससे भी छोटा होता है आपके पीयूष ग्रंथि, ठीक है। ये वाला पोन्स भाग है, ये अनुमस्तिष्क है और ये मेडुला आपका है। ये मिलके तीनों क्या बनाएंगे? आपके पश्च मस्तिष्क बनाएंगे। और यहाँ आपका मध्य मस्तिष्क है, मध्य मस्तिष्क, और ये आपका अग्र मस्तिष्क, ठीक है। इसी अग्र मस्तिष्क में ये थैलेमस और हाइपोथैलेमस आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से पूरा आपका ब्रेन का एक डायग्राम बना हुआ है। इसे लेबल्ड कैसे किया गया है, इसको कहाँ कौन सी चीज़ है, ये आपको सारी याद रखनी है ना। ये लेबल्ड होगा, ये पता चलेगा कौन सी चीज़ कहाँ है, तभी आप इस चीज़ों को सारा एक्सप्लेनेशन दे पाओगे, सही तरह से इसको व्यवस्थित लिख पाओगे, इसका वर्णन कर पाओगे। तो अपना प्रमस्तिष्क वाला पार्ट तो हो गया था, हमें चालू करना था अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के अंदर थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ये दो पढ़ने हैं। तो आज अपन स्टार्ट कर लेते हैं अग्र मस्तिष्क पश्च, ठीक है ना। इसी के अंदर लिखवा रहा हूँ, आप एक एक चीज़ें लिखते जाएं, है ना, नोट्स की तरह इसको उतारते रहना है आपको, ठीक है। तो जो जो चीज़ें आपको उतारनी है उतारते रहे। मैं आपको यहाँ नोट्स बनवा रहा हूँ, तो नोट्स को नोट्स की तरह उतारते रहें। अपना टॉपिक कौन सा है? अग्र मस्तिष्क पश्च। इसके कार्य भी लिखेंगे और इसके भागों के नाम भी लिखेंगे, ठीक है। अग्र मस्तिष्क पश्च, इसके अंदर पहला पढ़ना है आपको थैलेमस। उससे पहले अपन कुछ चीज़ें इसके बारे में लिख लेते हैं। अग्र मस्तिष्क पश्च क्या होता है, क्या चीज़ है। इसके अंदर पहली चीज़ लिखेंगे, यह प्रमस्तिष्क के नीचे व पीछे के भाग में स्थित होता है, में स्थित। स्थिति पता चल गई इसकी, कहाँ है? अग्र मस्तिष्क पश्च कहाँ हो गया? यह प्रमस्तिष्क के नीचे व पीछे भाग में स्थित होता है। फिर दूसरा पॉइंट क्या लिख देंगे इसके बारे में? इसके दो भाग हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। इसके दो भाग हैं, पहला थैलेमस और दूसरा हाइपोथैलेमस। छोटी छोटी चीज़ें करके लिखनी है ताकि आपको जल्दी से जल्दी याद हो जाए। फिर इसकी गुहा एक वलनुमा रचना का निर्माण करती है, जिसे अग्रकोरॉइड प्लेक्सिस कहते हैं। अग्रकोरॉइड प्लेक्सिस कहते हैं या प्लेक्सस कहते हैं, ठीक है। ये आपके क्या हो गया? अग्र मस्तिष्क पश्च के अंतर्गत वर्णन है। इसमें थैलेमस और हाइपोथैलेमस का वर्णन नहीं आया, इसमें सिर्फ क्या है? अग्र मस्तिष्क पश्च, जो किसका भाग है? अग्र मस्तिष्क का दूसरा भाग है। अग्र मस्तिष्क का पहला भाग कौन सा था? प्रमस्तिष्क था, उसका थोड़ा ज़्यादा वर्णन था क्योंकि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, सबसे मेन भाग है। 80 से 85% तक का भाग वही आपका ब्रेन के अंदर पूरा फैला हुआ है, इसलिए उसका वर्णन थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि इम्पोर्टेंट भाग है, बड़ा भाग है। और ये थोड़ा छोटा भाग है, पीछे की तरफ है, नीचे स्थित है, तो इसके अंदर इतना बना दिया। लेकिन इसके जो ये दो भाग हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भाग है, काफ़ी महत्वपूर्ण भाग है, इनका भी अपने को वर्णन करना है। तो पहले ये लिख लीजिए आप, ये इधर है अलग से, है ना, ठीक है। इसी के अंदर अपन पहला लिखते हैं थैलेमस का, ठीक है। इसके दो भाग लिखे थे, दो भागों में थैलेमस का वर्णन अपन लिख देते हैं, थैलेमस क्या है, ठीक है। धूसर द्रव्य यानी ग्रे मैटर,
हमारे इस ब्रेन के अंदर दो मैटर है, ग्रे मैटर और वाइट मैटर, धूसर द्रव्य और श्वेत द्रव्य, है ना इसका। और इसी के अंदर एक लिक्विड भी भरा रहता है, सेरिब्रोस्पिनल फ्लूइड, जो आपके मेरुरज्जु के अंदर आएगा, है ना। किसके अंदर आएगा? स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आएगा आपको सेरिब्रोस्पिनल फ्लूइड, है ना, स्पाइनल फ्लूइड आएगा, जो आपके बाहरी आघातों से किसको रक्षा करता है? स्पाइन की रक्षा करता है, बाहरी आघातों से, है ना। उस रीढ़ के हड्डी की, बैकबोन की, इन सब की रक्षा करता है कौन? सेरिब्रोस्पिनल फ्लूइड। तो ये धूसर द्रव्य, जिसे आप क्या कहते हैं? ग्रे मैटर। धूसर द्रव्य से बना अंडाकार आकृति का पिंड, ठीक है, कौन है? धूसर द्रव्य से बना अंडाकार आकृति का पिंड। ये अंडाकार देखो पूरा, ये वाला, ये आपका कौन है? थैलेमस। ये अंडे जैसा है, ठीक है। तो धूसर द्रव्य से बना अंडाकार आकृति का पिंड कौन है? थैलेमस है। दूसरा चीज लिख देते हैं इसके, प्रमस्तिष्क के नीचे स्थित होता है, प्रमस्तिष्क के नीचे स्थित, ठीक है। फिर किसमें संवेदना देता है? सुख और दुख की पीड़ा को समझने में। दुख की पीड़ा क्या करता है? ये सुख और दुख की पीड़ा की जो संवेदनाएं होती है, कौन सी चीज़ हमारे लिए अच्छी है, कौन सी चीज़ हमारे लिए नुकसानदायक है, हमें किन से सुख की प्राप्ति हो सकती है, हमें किन से अच्छी चीज़ों की अनुभूति हो सकती है, हमारे लिए हर्ष का विषय क्या हो सकता है, हमारे लिए दुख का विषय, जैसे कोई आसपास में शांत हो जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, किसी की मौत मरण हो जाता है ना आसपास में, तो वहाँ जाके कोई हंसता नहीं है, वहाँ एक दुख प्रकट करने की वेदना है, वहाँ दुख प्रकट किया जाता है, वहाँ हमें साइलेंट रहना पड़ता है, वहाँ हंसी मजाक का कोई विषय ही नहीं होता, वहाँ हमें ऐसी सोच बनानी पड़ती है जहाँ हमें जाके थोड़ा एक इस तरह से अपने बॉडी लैंग्वेज को मेंटेन करना पड़ता है कि वहाँ किसी तरह का हंसी का पात्र ना बनाए, कोई ना हंसी के पात्र दूसरों को बनाया जाए, है ना। तो वहाँ एक ऐसी हमारे फीलिंग लानी पड़ती है, ऐसी संवेदनाएं दर्शानी पड़ती है, जैसे एक दुख के समय हमारे शरीर को हम बनाते हैं, या हमारे फेस का जो एक रवैया होता है, उस फेस के रवैये को दुख के अनुरूप ढालना पड़ता है। तो दुख के अंदर या पीड़ा के अंदर हमें उस तरह की वेदना को प्रकट करना पड़ता है, और सुख के अंदर क्या करते हैं? किसी का बर्थडे मना रहे हैं, किसी की शादी मना रहे हैं, है ना, कहीं बहुत ज़्यादा पार्टी हो रही है, अच्छी पार्टी में जा रहे हैं, या किसी भी पार्टी में जा रहे हैं, वो हर्ष का विषय है, खुशी का विषय है, तो उसके अंदर क्या जाता है? जाके कोई रोता नहीं है ना, मुँह लटकाए कोई खड़ा नहीं रहता है ना। शादी ब्याह होती है तो कैसे के हंसी मजाक के रूप में रहते हैं, है ना, अच्छी अच्छी बातें होती हैं। तो दुख और सुख की जो संवेदनाएं होती हैं, वो दुख और सुख की संवेदनाएं कहाँ से होती हैं? आपको प्रकट करना या उसकी अनुभूति करना या उसको कंट्रोल में करना के काम किसका है? इस थैलेमस का, इसका थैलेमस के। दुख के समय हमें अपने आप को कैसे डालना और सुख के समय अपने आप को कैसे डालना, ये काम आपके कौन करता है? थैलेमस का कार्य होता है, ठीक है ना। तो इसके 3 मेन कार्य हो गए और 3 इसके वर्णन हो गए। धूसर द्रव्य से बना हुआ अंडाकार आकृति होगी इसकी स्थिति होगी, कहाँ स्थिति, और उसका एक कार्य भी हो गया, ठीक है। तो ये आपके थैलेमस का कंप्लीट हो गया। फिर बात करते हैं अपन हाइपोथैलेमस की, है ना। तो हाइपोथैलेमस कैसा होता है ये देख लेते हैं अपन। हाइपोथैलेमस के बारे में देख लेते हैं। दूसरा आपके क्या आ गया? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस में क्या लिखेंगे? ये थैलेमस के नीचे का भाग है, थैलेमस से छोटी आकृति का है ना। और ये किस पे कंट्रोल करता है? पीयूष ग्रंथि पे कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है पीयूष ग्रंथि पे। पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन को नियंत्रित करता है। और पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन कौन सा होता है? पिट्यूटाइन। और पिट्यूटाइन के क्या रोल होते हैं आप जानते हो, छोटे छोटे क्लास में पढ़ते हैं। पिट्यूटाइन हार्मोन क्या रोल करता है? उपापचय क्रियाओं पे, है ना, कई सारे कार्य होते हैं इसके, तो उन पे कंट्रोल करने का कार्य क्या करता है? हाइपोथैलेमस का होता है। स्थिति लिख देता है इसकी, प्रमस्तिष्क गोलार्ध
के नीचे व पीछे की ओर स्थित। ठीक है, दूसरा कार्य लिख देते हैं इसके बारे में। भूख प्यास व पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन पर नियंत्रण, है ना। ये आपको भूख प्यास वाली कंडीशन तो पहले भी मैंने बताई थी आपको, कि जब आपको प्यास लगती है या भूख लगती है, कहीं ऐसी कंडीशन में या ऐसी जगह बैठे होते हैं जहाँ जाके आप उठ नहीं पाते हैं, जहाँ आप अपनी प्यास और भूख को उसी समय खत्म नहीं कर पाते हैं। कोई ऐसी कंडीशन, जैसे ऑफिस में बैठे हैं, कोई मीटिंग चल रही है या क्लास में बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं आपको, है ना। उस कंडीशन में आपको कितनी भी भूख लगे, कितनी भी प्यास लगे, आप तुरंत उठ के नहीं जाते। तो उस वक्त आपकी बॉडी को, आपके ब्रेन को, आपके अंतर आत्मा को, अंतर की फीलिंग को, अंदर की संवेदनाओं को जो उस वक्त कंट्रोल करता है, वो कौन सा भाग होता है आपके, ये हाइपोथैलेमस का भाग होता है, जो आपकी क्या करता है, भूख और प्यास को उस समय थोड़ी देर के लिए आपको विश्राम की स्थिति में दे देता है, या थोड़ी देर के लिए उसको कंट्रोल कर देता है, नियंत्रित कर देता है, ताकि उसी वक्त आप किसी को डिस्टर्ब किए बिना आप अपने आप को संभाल सको, है ना। जैसे सुबह सुबह क्लास में फर्स्ट पीरियड में चले जाते हैं आप, फिर भी 2 पीरियड तक आप पानी के लिए वेट करते हैं। अगर मान लो जाते ही अगर आपको प्यास लग गई, फिर भी आपको टीचर छुट्टी नहीं दे रहे, सेकंड पीरियड बच गया, फिर भी आपको टीचर छुट्टी नहीं दे रहे, तो उस वक्त आपने मांग भी लिया कि टीचर हमें पानी पीने जाना है, लेकिन फिर भी टीचर ने मना कर दिया, तो आप आधे घंटे के लिए और रुक गए। तो उस वक्त की कंडीशन को जो आपने नियंत्रित किया है, वो इस हाइपोथैलेमस की वजह से नियंत्रित किया है। भूख की कंडीशन को, जैसे कहीं जाते हैं, है ना, मान लो रिसेप्शन में गए, जाते ही तो ऐसा ही नहीं हाथ मिलाया और खाना की प्लेट उठाए, ऐसा नहीं होता, भले कितनी भी भूख लग रही हो हमें ना, क्योंकि शाम को जाते हैं 8-9 बज जाती है, तो उस वक्त हमारे खाने का टाइम पीरियड मान लो 7 बजे का, 6 बजे का, फिर भी हम 8 और 8:30, 9 बजे तक इंतजार करते रहते खाना खाने का, और जाते ही खाने पे नहीं टूट पड़ते, जाते ही प्लेट नहीं उठा लेते, फिर भी किसी से मिलना जुलना होता रहता है, चलता रहता है, आधा घंटा निकालता है, फिर जाके हम कहीं लाइन में लग के फिर प्लेट भर के खाना खा पाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को जो आपस में कंट्रोल किया जा रहा है, बॉडी को उस वक्त डाला जा रहा है, अपनी बॉडी को जो नियंत्रित किया जा रहा है ना, फीलिंग को जो नियंत्रित कर दिया जा रहा है, संवेदनाओं को जो नियंत्रित किया जा रहा है, वो किसके द्वारा किया जा रहा है, हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जा रहा है। तो भूख और प्यास का नियंत्रण प्लस पीयूष ग्रंथि से स्त्रावित हार्मोन का नियंत्रण, अभी बताया मैंने, पीयूष ग्रंथि से स्त्रावित हार्मोन कौन सा, पिट्यूटाइन, उसमें स्त्रावित होने का नियंत्रण का कार्य कौन कर रहा है, ये आपका हाइपोथैलेमस कर रहा है। तापमान व रुधिर दाब का नियंत्रण करना। ठीक है, एक तो तापमान, शरीर के तापमान को कंट्रोल करना, क्योंकि हमारे शरीर का तापमान कुछ फिक्स होता है ना, फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस में नापे तो 36.9 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है, या 97.4 या 97 के आसपास जो हमारा फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर है, वो आपका नियंत्रित करने वाला जो बॉडी का टेम्परेचर है, वो किसका काम है, हाइपोथैलेमस का कार्य। प्लस रुधिर दाब का नियंत्रण, हमारा ब्लड प्रेशर जो होता है, बॉडी के अंदर जो ब्लड प्रेशर चल रहा है, वो एक क्या है, अनैच्छिक क्रिया है ना, जानते हैं ऐच्छिक और अनैच्छिक, इनवॉलंटरी और वॉलंटरी एक्शंस, है ना। तो अनैच्छिक क्रिया में भी ये आ गया रुधिर दाब का नियंत्रण करना, मतलब ब्लड प्रेशर जो है हाई हो गया, उस वक्त हम अपने आप को संभाल रहे हैं, वो भी किसका कार्य हो गया, इस हाइपोथैलेमस का कार्य हो गया। तो ये आपके थैलेमस और हाइपोथैलेमस फिनिश हो गए। ये आपके कौन सा भाग कंप्लीट हो गया, अग्र मस्तिष्क का भाग कंप्लीट हो गया, जिसके अंतर्गत अपन ने क्या पढ़ लिया था, अग्र मस्तिष्क वाला भाग पढ़ रहा था ना, जिसके अंतर्गत अपन ने प्रमस्तिष्क पढ़ लिया और अग्र मस्तिष्क पश्च, 2 भाग पढ़े। फिर से दोहरा रहा हूँ, अपन क्या पढ़ रहे हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पढ़ रहे हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के 2 भाग हैं, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। हम पढ़ रहे हैं वो मस्तिष्क भाग है। मस्तिष्क भाग में भी 3 भाग हैं, अग्र, मध्य और पश्च। अग्र भाग का वर्णन अभी स्टार्ट किया है, अग्र भाग को ही पढ़ रहे हैं अभी। अग्र भाग में भी अपन ने पहला पढ़ लिया था, वो था प्रमस्तिष्क। आज दूसरा पढ़ा था, वो क्या था, अग्र मस्तिष्क पश्च। और उस अग्र मस्तिष्क पश्च के अंदर भी अपन ने जो टॉपिक पढ़े, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, क्योंकि ये 2 भाग थे अग्र मस्तिष्क पश्च के, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो ये थैलेमस और हाइपोथैलेमस भाग फिनिश हो गया है। अब जब भी अपनी अगली क्लास होती है, अपन मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।
गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा आप जानते हो हमने किडनी के बारे में स्टार्ट किया था और किडनी में जो भी हमारा जो नेफ्रॉन्स था उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे थे हम। और नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में हमने बोमन्स कैप्सूल जैसे पढ़ लिया था, उसमें मैंने आपको पोडोसाइट्स वगैरह इसके बारे में बताया था, और ग्लोमेरुलस क्या होता है, माल्पिगिन ट्यूब्यूल्स क्या होता है, और माल्पिगिन बॉडी कहते हैं किसको, जैसे बोमन्स कैप्सूल प्लस आपका जो ग्लोमेरुलस होती है यानी वो जो कैपिलरीज होती है, इन दोनों को मिला के इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, माल्पिगिन बॉडी कहते हैं। इसके बाद पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स कैसा बना होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है उसके बारे में देखा था। जैसे इनकी सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होते हैं, क्यों, क्योंकि एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है। इसके बाद ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम होता है, ये सब कुछ हमने देख लिया था। और लास्ट जो बाकी था आपका, जैसे लूप ऑफ हेनली में हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग पार्ट के बारे में भी डिस्कस कर ली थी, लेकिन आपका डीसीटी बाकी रह गया था। तो मैं आपको बता देता हूँ डीसीटी के बारे में जनरल। तो डीसीटी वाला पार्ट कौन सा होता था आप जानते भी हो कि जैसा आपका यहाँ पे कौन सा पोर्शन होता है, ये असेंडिंग वाला जो होता है, असेंडिंग लिम्ब। मैं पूरा कंप्लीट डायग्राम नहीं बना रहा हूँ क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करनी है नहीं। तो यहाँ से जो स्टार्ट होती है कॉइल ट्यूब, जो जाके कहाँ पे ओपन होती है, आपके कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होती है। तो इस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, डीसीटी। और ये डीसीटी होता क्या है, तो इसको हम कहते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्या कहते हैं हम इसको, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स कहते हैं। अब इसके बारे में ध्यान क्या रखना है, तो ये जो होता है ये आपका बना किससे होता है, तो ये इट इज मेड अप ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम, या अपन कह सकते हैं लाइन बाय क्यूबॉइडल एपिथेलियम। किससे लाइन होता है, ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम से लाइन होता है। आपका जैसे ये असेंडिंग लिम्ब होता है वो भी किससे लाइन होता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम से ही लाइन होता है। और डिसेंडिंग जो होता है वो आपका स्क्वामस एपिथेलियम से लाइन होता है। आपको ध्यान रखना है इसके अंदर किस टाइप की सेल्स होती है, तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है। इसके बाद मेनली जो चीज़ ध्यान रखनी है आपको, ये किससे परमिएबल होता है, परमिएबल। इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो परमिएबल होती है। परमिएबल मतलब वो वाली चीज़ें ये क्या कर सकती है, रीएब्जॉर्ब कर सकती है। परमिएबल टू सोडियम एंड पोटेशियम आयंस। जो सोडियम और पोटेशियम आयन आपके उस नेफ्रिक फिल्ट्रेट के अंदर जो प्रेजेंट है, सोडियम और पोटेशियम आयन, उनके मतलब जो उनकी मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, उससे रिलेटेड परमिएबल होती है, मतलब इनको ये रीएब्जॉर्ब कर सकती है। इसके बाद जो लास्ट आता है आपका वो है कलेक्टिंग डक्ट। इसके बारे में हम ज़्यादा आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं जनरली आपको बता देता हूँ जो कलेक्टिंग डक्ट होती है वो क्या होती है, डीसीटी इसके अंदर ओपन होती है। और दूसरी आपको ध्यान रखनी है सेल्स के बारे में, तो लाइन विद या लाइन बाय कॉलमनर एपिथेलियम। कॉलम लाइक सेल्स होती है इसलिए उसको कहते हैं हम कॉलमनर एपिथेलियम से बनी हुई रहती है। तो ये तो जो हमारा पोर्शन पहले का बाकी था वो मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि टाइम नहीं था तो मैंने वहीं पे लीव कर दिया था। और यहाँ पे आपका नेफ्रॉन के बारे में जो भी स्ट्रक्चर है कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे, कि कौन सी सेल्स इनके अंदर प्रेजेंट होती है और वो फंक्शन क्या करती है, और एक्टिव एब्जॉर्प्शन क्या होता है, पैसिव एब्जॉर्प्शन क्या होता है, वो भी मैंने आपको बताया था। और ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम के बारे में भी हमने देखा था, पोडोसाइट्स वगैरह इनके बारे में देख लिया था। अब जो आता है वो है आपका रीनल ब्लड फ्लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये भी आपके नेफ्रॉन से रिलेटेड ही होता है, लेकिन हम रीनल आर्टेरियल्स के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आपका टॉपिक होगा वो होगा रीनल ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो अब ये होता क्या है, रीनल ब्लड फ्लो या रीनल ब्लड सप्लाई भी कह सकते हैं इसको अपन। अब ये है क्या, वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। रीनल का मतलब क्या है यहाँ पे, कि रीनल आर्टरी और रीनल वेन के बारे में हम डिस्कस करने वाले, न कि आपके नेफ्रॉन के बारे में डिस्कस करने वाले। किसके बारे में डिस्कस करेंगे, ओनली रीनल आर्टरियोल्स और आपके रीनल वेन के बारे में। मतलब जब ब्लड एंटर करता है और जब ब्लड लीव करता है तो वो किसके थ्रू करता है और उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, और वो जो आपके नेफ्रॉन होते हैं उसमें कैसे अटैच होता है। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जनरल स्ट्रक्चर बनाऊंगा क्योंकि फास्ट बनाना जरूरी है। तो जैसे हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका तो हो जाएगा आपका बोमन्स कैप्सूल। इसके बाद आ जाता है आपका कोइल्ड पार्ट जो कहलाता है आपका पीसीटी। क्या कहलाता है आपका पीसीटी। वहाँ से फिर बाद में आ जाएगा आपका एक ट्यूब्यूल पार्ट होता है जिसको हम डिसेंडिंग लिम्ब कहते हैं। और किसका पार्ट होता है ये आपके लूप ऑफ हेनली का पार्ट होता है। तो इसके बाद आ जाएगा यहाँ पे आपके असेंडिंग लिम्ब जो अबोव की तरफ ब्लड को क्या करती है, या फिर आपके जो फिल्ट्रेट है उसको फ्लो करवाने का काम करती है। ये क्या होती है, देन कंपैरिजन टू डिसेंडिंग लिम्ब वाइडर होती है। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देख ली थी। इसके बाद आ जाएगा आपका कोइल ट्यूब आती है आगे की तरफ जिसको हम क्या कहते हैं डीसीटी यानी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स कहते हैं।
और यहाँ पे हो जाएगा आपका कलेक्टिंग डक्ट। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, मेंशन कर देता हूँ मैं कि यहाँ पे जो पार्ट्स है आपके, तो इसमें जो किडनी वाला पार्ट है, उस किडनी की अगर अपन बात करें तो उसमें दो पार्ट थे, कॉर्टेक्स और मेडुला। तो यहाँ तक जो पोर्शन है आपका, ये क्या हो जाएगा, ये कॉर्टेक्स वाला रीजन है। कौन सा रीजन है आपका, कॉर्टेक्स, मतलब ये वाला पार्ट हो जाएगा आपका कॉर्टेक्स और ये वाला हो जाएगा मेडुला। ये मेंशन क्यों करना जरूरी है, उसका भी रीजन है, वो भी हम देखेंगे। तो ये हो जाएगा कॉर्टेक्स और मेडुला। इसके बाद बात करें तो इसके अंदर जो वैन आती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वही हो जाती है। तो इसके अंदर जो वैन एंटर करती है, मतलब यहाँ पे हो जाएगी अफेरेंट और इफेरेंट आर्टरियोल्स के बारे में हमने पढ़ा था। यहाँ से जो एंटर करेगी और यहाँ से लीव करेगी, यहाँ पे तो होती है आपके अफेरेंट आर्टरियोल, जो कंपैरिजन टू इफेरेंट आर्टरियोल के क्या होती है, वाइडर होती है, वो हमने पहले देख लिया था। और ये हो जाएगी आपके इफेरेंट आर्टरियोल, और इसी के अंदर प्रेजेंट होती है आपकी कैपिलरीज, मतलब इसी से अराइज होती है आपकी कैपिलरीज। तो ये हो जाएगी आपकी कैपिलरीज, इसी का पार्ट होती है यहाँ पे। यानी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी आपके अफेरेंट आर्टरियोल्स। क्या हो जाएगी, अफेरेंट आर्टरियोल्स। ये हो जाएगी अफेरेंट आर्टरियोल्स और ये हो जाएगी आपके इफरेंट आर्टरियोल्स, इफरेंट आर्टरियोल्स। ये मेन इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम अभी फिलहाल रिनल आर्टरियोल्स और रिनल वैन के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो आपका जो पीसीटी वाला पार्ट है, ये वाला पोर्शन कौन सा आपका, पीसीटी यानी प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, और ये वाला आपका हो जाएगा डीसीटी। कौन सा हो जाएगा, डीसीटी। तो आपका जो फर्स्ट सेट ऑफ कैपिलरी बेड होता है वो किससे मिलकर बना होता है, ग्लोमेरुलस कैपिलरी से। मतलब ये वाली जो आपकी कैपिलरी है, ये क्या बनाती है, फर्स्ट सेट ऑफ कैपिलरी बेड। अब ये होता क्या है वो देख लेते हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कैपिलरी बेड कौन बनाता है, क्या होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेंगे मेडुला वगैरह के बारे में, जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी तब मैं आपको बता दूंगा। तो जो फर्स्ट सेट होता है, यानी फर्स्ट सेट्स ऑफ कैपिलरी बेड, कैपिलरी बेड इज made up of glomerulus कैपिलरी। किससे बना होता है ये आपका फर्स्ट सेट जो होता है वो आपके ग्लोमेरुलस कैपिलरीज से बना होता है। और ये कितनी होती है, तो ये होती है 50 कैपिलरीज। कितनी होती है, 50 कैपिलरीज होती है। तो आपको ध्यान रखना, फर्स्ट सेट ऑफ कैपिलरी बेड इज मेड अप ऑफ ग्लोमेरुलस कैपिलरीज। और ये किस पे काम करती है, द वर्क्स एट अ हाई प्रेशर। ध्यान रखना आपको, वर्क्स एट अ हाई प्रेशर। इनके अंदर जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि आपकी जो अफेरेंट आर्टरियोल्स होती है वो वाइडर होती है देन कंपैरिजन टू इफेरेंट आर्टरियोल्स। और जैसे ही आपका ब्लड यहाँ से एंटर करेगा तो ये वाइडर फॉर्म है, तो यहाँ से ब्लड की क्वांटिटी क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा होगी। लेकिन आप जानते हो जैसे ही ब्लड आगे पास होता है वहाँ पे कैपिलरीज क्या हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा फाइन होती है, बहुत ही ज़्यादा पतली होती है। तो यहाँ से प्रेशर ज़्यादा होगा और एग्जिट करते टाइम क्या होगा, यहाँ पे जो थिकनेस है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से प्रेशर क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो जो ये फर्स्ट सेट ऑफ कैपिलरीज होता है वो ग्लोमेरुलस कैपिलरीज होती है। कितनी होती है, 50 कैपिलरीज। और वो वर्क्स कैसे करती है, एट अ हाई प्रेशर, मतलब वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर होता है। तो वर्क्स एट अ हाई प्रेशर, और प्रेशर इज अराउंड, कितना प्रेशर होता है यूँ पूछे आपको फर्स्ट सेट ऑफ कैपिलरी बेड में, तो आपको ध्यान रखना है। और प्रेशर इज अराउंड 60 mm ऑफ Hg। कितना होता है, 60 mm ऑफ Hg, मतलब 60 mm मिलीमीटर ऑफ मरकरी। जो मरकरी के पैमाने पे उसको मेजर किया जाता है, तो कितना प्रेशर आएगा वहाँ पे, 60 mm ऑफ Hg। तो आपको ध्यान रखना, फर्स्ट सेट ऑफ कैपिलरी बेड जो होता है, मतलब आपकी जो आर्टरी होती है उसमें जो ग्लोमेरुलस होता है उसके अंदर जो प्रेशर होता है वो कितना होता है, तो वो होता है 60 mm ऑफ Hg। तो आपको ध्यान रखना, फर्स्ट सेट ऑफ कैपिलरी बेड इज मेड अप ऑफ ग्लोमेरुलस कैपिलरीज। उसके अंदर कितनी कैपिलरी होती है, तो 50 कैपिलरीज होती है। वर्क्स एट अ हाई प्रेशर, और प्रेशर इज अराउंड 60 mm ऑफ Hg। इसके बाद आ जाता है आपका सेकंड बेड। को ध्यान रखना, सेकंड बेड जो होता है वो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी से बना हुआ रहता है। मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ इसको, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, सेकंड सेट ऑफ कैपिलरी बेड, second set of capillary bed is called
पेरी, नाम याद रखना आपको, पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरी बेड। इसको क्या कहा जाता है? सेकंड सेट ऑफ कैपिलरी बेड इज कॉल्ड पेरीट्यूबुलर कैपिलरी बेड या पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। इसको क्या कह सकते हैं अपन? पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। इनके अंदर भी प्रेशर होता है, लेकिन कैसा होता है? देन कंपैरिजन टू फर्स्ट सेट ऑफ कैपिलरी बेड इट इज लो। तो इट वर्क्स एट अ लो प्रेशर, so called low pressure capillary bed, and pressure is around 13 mm of Hg। ठीक है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज होती है उनके अंदर जो प्रेशर होता है वो कैसा होता है? देन कंपैरिजन टू फर्स्ट सेट ऑफ कैपिलरीज वो क्या होता है? लो होता है। और हम जानते हैं वो यहाँ पे दिख भी रहा है, कितना है? 13 mm ऑफ Hg, जबकि फर्स्ट सेट ऑफ कैपिलरीज में कितना है? 60 mm ऑफ Hg है। तो ये कंपैरिजन हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे कितने सेट ऑफ कैपिलरी बेड होते हैं? तो 2 सेट होते हैं। एक जो होता है वो ग्लोमेरुलस बनाता है और दूसरा जो होता है वो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी बनाती है। अब ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज है क्या? तो जैसे ही आपकी इफेरेंट आर्टरीज होती है, जैसे ही ब्लड यहाँ से एंटर हुआ, फिल्टर होने के बाद वापस बॉडी के पास जाएगा। लेकिन वो कैसे जाएगा? जब वो रीनल वेन बनाएगी। तो रीनल वेन बनाने से पहले वो क्या होगी? पेरीट्यूबुलर में कन्वर्ट होगी, और पेरीट्यूबुलर जो होती है वेन्यूल्स में कन्वर्ट होती है, और वो फिर वो किस में ज्वाइन होती है? रीनल वेन में। तो वो कैसे होता है वो देख लेते हैं हम। तो यहाँ से क्या होगी? आपकी जो ये कैपिलरीज होती है वो क्या होती है? इन ट्यूब्स के अराउंड फैल जाती है। इन ट्यूब्स के अराउंड क्या होती है? फैलती है। इन ट्यूब्स के अराउंड फैल रही है, अंदर एंटर नहीं करनी है, ये भी ध्यान रखना आपको। तो इन ट्यूब्स के अराउंड क्या हो जाएगी? ये फैलती है। जैसे यहाँ से यहाँ पे आई, इसके बाद इनके चारों ओर ये क्या हो जाती है? कोइल्ड होती है। इनके चारों ओर क्या हो जाएगी? ये कोइल्ड होगी। और फिर कोइल्ड होती हुई ये क्या होती है? आगे की तरफ रीनल वेन में जाके ज्वाइन हो जाएगी। मतलब ज्वाइन होगी और फर्दर क्या बनाएगी? रीनल वेन बनाएगी, और वह फिर ब्लड को क्या करती है? बॉडी के पास वापस रिटर्न ले जाती है, फिल्टर ब्लड को। लेकिन यहाँ पे इसको पेरीट्यूबुलर क्यों कहते हैं? तो उसका रीज़न ये है कि आपकी जो कैपिलरी बन रही है वो क्या है? पीसीटी और डीसीटी के अराउंड है। मतलब क्या है? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स और आपकी जो डीसीटी यानी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के अराउंड है, और वो ट्यूब्यूल्स स्ट्रक्चर के अराउंड है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? पेरीट्यूबुलर कैपिलरी थी। यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ, जगह है नहीं वैसे, लेकिन यहीं पे इसको मेंशन कर देता हूँ। इसको यहाँ पे क्या कहेंगे? पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। क्या कहेंगे? पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। आपको ध्यान रखना है सेकंड सेट ऑफ बेड जो होता है वो क्या होता है? ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज का होता है। और इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि ये जो आपका कोर्टेक्स पार्ट था, ये कौन सा था? आपका कोर्टेक्स पार्ट। और ये वाला हो जाएगा आपका मेडुला पार्ट। ये कौन सा हो जाएगा? मेडुला पार्ट। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो मेडुला पार्ट होता है उसके अंदर जब ये कैपिलरीज, मतलब जो कैपिलरीज होती है, पेरीट्यूबुलर जो कैपिलरीज है, वही आगे जाके किसके अराउंड कोइल करती है? आपके आगे जाके आपके कोइलिंग बनाएगी। किसके अराउंड? आपका जो असेंडिंग लिम है और डिसेंडिंग लिम है उसके अराउंड क्या करती है? ये कोइलिंग करती है। पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे जितना मैं बना रहा हूँ उतना ही आप भी ड्रॉ कर देना। तो ये क्या करती है? इसके अराउंड क्या करेगी? ये ज्वाइन करेगी यहाँ पे, और यहाँ से होती हुई कहाँ जाएगी? आपके आगे की तरफ बढ़ती है। यहाँ से होती हुई फिर वो आगे निकल जाएगी, जैसे अपन बात करें यहाँ पे, और आगे की तरफ बढ़ती रहती है। तो ये जो आपके असेंडिंग पार्ट के ऊपर कोइलिंग कर रही है, इस पोर्शन को हम क्या कहेंगे? इस पोर्शन को कहते हैं हम वासा रेक्टी। इसको क्या कहेंगे? वासा रेक्टी। मैंने कहा था वासा रेक्टी आगे आएगा आपके। तो वासा रेक्टी क्यों कहा गया? क्योंकि ये आपको पता हो कि जो आपका ये लूप ऑफ हेनली है वो किसके अंदर है? वो आपके मेडुला रीजन के अंदर है। इसका मतलब ये जक्स्टा पार्ट है, और ये आपके जो
वासा रेक्टी जो होती है, मतलब पेरिट्यूबुलर से अराइज होते हैं, कैपिलरीज तो सेम है, लेकिन ये क्या होती है, डीपर चली जाती है, किसके अंदर, मेडुलर रीजन के अंदर, तब उसको हम क्या कहते हैं, वासा रेक्टी कहते हैं। तो आपको यहाँ पे दो डिफरेंस याद रखने हैं कि जो आपका कॉर्टिकल नेफ्रॉन होगा, जो क्या होगा आपका कॉर्टिकल नेफ्रॉन, मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ पे। तो आपका जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होगा, जैसे दोनों के अंदर डिफरेंस आ जाएगा, जैसे आपका कॉर्टिकल नेफ्रॉन होगा, कॉर्टिकल नेफ्रॉन, उसके अंदर क्या होगा कि जो आपको पेरिट्यूबुलर जो कैपिलरीज होती है वही होती है, पार्टिसिपेट करती है इसके अंदर, तो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, अपन इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, जैसे ये वेन्यूल्स बनाती है वगैरह। तो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज जो होती है वो आपस में क्या होती है, ज्वाइन होती है, और ज्वाइन होकर क्या बना लेगी, वापस रीनल वैन बनाएगी, और ये रीनल वैन क्या करेगा, ब्लड को वापस ले जाने का काम करता है। पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज रीजॉइन एंड फॉर्म रीनल वैन। और इसके बाद हो जाएगा आपका जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। अब ये जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन के अंदर ही आपको याद रखना है कि आपकी पेरिट्यूबुलर नेफ्रॉन तो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी तो है ही, यानी पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज प्लस आपका हो जाएगा वासा रेक्टी। क्या हो जाएगा आपका, वासा रेक्टी एंड जॉइन, ये दोनों साथ में जॉइन होते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वासा रेक्टी भी प्रेजेंट है, वो पेरिट्यूबुलर से ही अराइज होती है लेकिन मेडुलर रीजन के अंदर चली जाती है, इसलिए इसको हम क्या नाम देते हैं, वासा रेक्टी। और पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज तो इसके अंदर होती है, तो ये दोनों जॉइन होके क्या बनाएंगे, आपके रीनल वैन बनाएगी। ये हो जाता है यहाँ पे डिफरेंस। इसलिए हमने वहाँ पे भी जब डिफरेंस पढ़ा था कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स और आपके जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स के अंदर, तब हमने यहाँ पे मेंशन किया था कि इसके अंदर वासा रेक्टी प्रेजेंट होती है, जबकि आपके कॉर्टिकल नेफ्रॉन के अंदर वासा रेक्टी क्या होता है, एब्सेंट होता है। आपको ये दोनों ध्यान रखने हैं, फर्स्ट सेट ऑफ कैपिलरी बेड और सेकंड सेट ऑफ कैपिलरी बेड, इनका प्रेशर याद रखना। पेरिट्यूबुलर, इसको पेरिट्यूबुलर क्यों कहते हैं, उसका रीजन ये है कि ये पीसीटी और डीसीटी के अराउंड होती है, इसलिए ट्यूबुल रीजन के अराउंड होने के कारण इसको पेरिट्यूबुलर कहते हैं। और प्रेशर ध्यान रखना 60 mm ऑफ एचजी फर्स्ट सेट में और 13 mm ऑफ एचजी सेकंड सेट में। इसके बाद जो आएगा आपका वो है फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, और इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।